पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी दोनों को साथ में बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस है। अगर ये आपकी नॉर्मल प्रोसेस है तो इसमें ऐसी क्या दिक्कतें आ सकती है जिसके कारण आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सेल इंजरी, जेनेटिक डिफेक्ट्स कॉज हो सकता है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। बीफार्म के सेमेस्टर 2 में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है पैथोफिजियोलॉजी, जिसका डिस्कशन आज हम करेंगे। शुरुआत करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? पैथोफिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीज। इसमें हम एक बीमारी के कॉज को स्टडी करेंगे एंड रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू सच डिसीज प्रोड्यूसिंग कॉज। अगर आपको कोई बीमारी हो रही है और उसके पीछे कोई रीज़न है तो उसका आपके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इस पूरे स्टडी को बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इट कंबाइंस पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक होता है पैथोलॉजी, दूसरा होता है फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिसीज। आपको अगर एक बीमारी हो रही है तो वो किस तरीके से हो रही है, दैट इज स्टडी ऑफ डिसीज। एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी वर्क्स। उस डिसीज कंडीशन में आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कहते हैं फिजियोलॉजी। सो पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी दोनों को साथ में बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस है। पहली है नॉर्मल फिजियोलॉजी, हाउ द बॉडी नॉर्मली फंक्शंस। आपकी बॉडी नॉर्मली काम कैसे करती है, ब्रीदिंग कैसे करती है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे है, डाइजेशन कैसे है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, आपकी नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रही है, इस सारी प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी। फिर आता है पैथोलॉजिकल प्रोसेस। अगर ये आपकी नॉर्मल प्रोसेस है तो इसमें ऐसी क्या दिक्कतें आ सकती है जिसके कारण आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सेल इंजरी, जेनेटिक डिफेक्ट्स कॉज हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब आपकी नॉर्मल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बीमारी आ रही है तो वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है, उसके बारे में सारा डिस्कशन पैथोलॉजिकल प्रोसेस में होता है। फिर आता है कॉज ऑफ डिसीज। अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो उसके पीछे जो कारण है उसे बोलते हैं इटियोलॉजी। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ फैक्टर्स जेनेटिक हो सकते हैं, कुछ बीमारियां जेनेटिक भी होती है, जैसे कि डायबिटीज़ में टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक हो सकता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स जेनेटिक हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम एनवायरमेंटल हो सकती है, जैसे कि एलर्जेंस, पोल्यूशंस, पोलन ग्रेन्स, डस्ट, इनके कारण हमें अस्थमा भी हो सकता है। ये हमारी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। फिर आता है इन्फेक्शियस फैक्टर। इन्फेक्शियस फैक्टर का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो आपको बीमारी क्रिएट होती है, दैट इज योर इन्फेक्शियस फैक्टर। एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर, आपको प्रोटीन्स नहीं मिल रहे, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, उसके कारण जो बीमारी क्रिएट होगी दैट इज न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो डिसीज के कॉज को स्टडी करना मतलब वो बीमारी एग्जैक्टली आपकी बॉडी में कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज कॉज ऑफ डिसीज। फिर आता है द मैकेनिज्म ऑफ द डिसीज। अगर आपको एक बीमारी हो रही है तो उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कैसे वो डिसीज डेवलप होता है आपके बॉडी में, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं पैथोजेनेसिस। एंड फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। मतलब डॉक्टर आपके बॉडी के ऊपर क्या देख रहा है उसे बोलते हैं साइंस। डॉक्टर को आपके बॉडी के ऊपर क्या साइंस दिख रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि इस पेशेंट के बॉडी में ये प्रॉब्लम्स हैं। और पेशेंट क्या फील करता है, दैट इज सिम्टम्स। दैट इज सिम्टम, इसे बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल है, डॉक्टर को क्या ऑब्जर्व हो रहा है और पेशेंट क्या फील कर रहा है, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो ये है हमारी पैथोफिजियोलॉजी की कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका हेल्थ केयर में इम्पॉर्टेंस क्या है। जैसे कि हम ये स्टडी कर सकते हैं सिम्टम्स एग्जैक्टली क्यों आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। आपके बॉडी में अगर एक पर्टिकुलर बीमारी हो रही है तो उसके सिम्टम कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। इसी से हमें डायग्नोसिस में मदद मिलती है कि एग्जैक्टली आपको किस टाइप की बीमारी है। फिर हमें ये भी मदद मिलती है कि हमें ट्रीटमेंट डिसीजन कैसा लेना है। एंड पेशेंट एजुकेशन को ये प्रोसेस सपोर्ट करती है। मतलब पैथोफिजियोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि किस टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमें उस पर्टिकुलर बीमारी को डायग्नोज कैसे करना है, ट्रीटमेंट लाइन क्या देनी चाहिए, या फिर पेशेंट को उस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में एजुकेट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें पैथोफिजियोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें ये सारा नॉलेज मिलता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी के
कुछ एग्जाम्पल्स किस तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला है हाइपरटेंशन, इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। आज इंडिया में 2-3 प्रॉब्लम्स कॉमन है, जिसमें एक है डायबिटीज़ एंड दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप बात करेंगे हाइपरटेंशन की, तो यहाँ पे आपके ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू नैरोइंग ऑफ आर्टरीज और स्टिफनिंग ऑफ ब्लड वेसल। एक तो आपकी आर्टरी बहुत नैरो हो चुकी है, ये आपकी आर्टरी का नॉर्मल साइज़ है, ये बहुत नैरो हो चुकी है, इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या फिर आपकी आर्टरीज बहुत हार्ड हो चुकी है। ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। आपके हार्ट को पंप बहुत ज़्यादा फोर्स से, आपके हार्ट को जो ब्लड पंप करना है वो ज़्यादा फोर्स से पंप करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हार्ट पंप्स हार्डर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। अब जब हार्ट ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा फोर्स से प्रेशर लगाएगा, ऑब्वियसली उतने प्रेशर से ब्लड हार्ट से बाहर जाने वाला है और उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और ये ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर है, इसके कारण आपके हार्ट को, आपके किडनीज़ को, आपके ब्लड वेसल्स को प्रॉब्लम होती है। सो ये हो गई सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी हाइपरटेंशन की। दूसरी है अस्थमा। आपके बॉडी में कुछ एलर्जेंस आता है या फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसके कारण एलर्जिक रिस्पॉन्स अगर ट्रिगर होता है, तो इससे क्या होता है, आपका एयरवे जो है, जहाँ से हवा अंदर आ रही है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होगा, आपके ब्रोंकियल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और सांस लेने के लिए दिक्कत होगी। म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे आपके बॉडी के अंदर, आपके लंग्स के अंदर जो हवा आ रही है उसके अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, आपके एयरवे नैरो हो जाएंगे और इसी से हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है या फिर विजिंग होता है, सांस लेते वक्त अचानक से कुछ साउंड निकलती है। फिर आता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ये जनरली स्मोकिंग के कारण क्रिएट होता है उन लोगों में कि जो कंटिन्यूसली ज़्यादा अमाउंट में स्मोक कर रहे हैं, तो उनके इन्फ्लामेशन, उनके एयरवे ट्रैक में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है, उनके अल्वियोलाई जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उन्हें ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, क्रॉनिक कफ प्रोड्यूस होता है, गैसेस का एक्सचेंज एकदम पुअर होता है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ COPD। फिर आता है हार्ट फेलियर। जब आपके हार्ट के मसल वीक हो चुके हैं ड्यू टू ओवर एक्टिविटी, ड्यू टू लो ऑक्सीजन सप्लाई, तो ऐसे कंडीशन में हार्ट की पंपिंग एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और इससे क्या होता है, ब्लड जो है वो आपके हार्ट में, आपके लंग्स में एक्यूमुलेट होने लगता है, वो हार्ट से बाहर जाता ही नहीं और इससे आपके हार्ट की साइज़ बढ़ने लगती है, आपके बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, इडेमा होता है, ब्रेथलेसनेस जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है एंड दैट कंडीशन इज हार्ट फेलियर। फिर आता है एनीमिया। एनीमिया में प्रॉब्लम ये है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में जो RBCs है उसमें हीमोग्लोबिन का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल होना चाहिए, जैसे कि मेल्स में होता है 13 to 16, फीमेल्स में होता है 11 to 14, ये एक रेंज है। तो इस रेंज से अगर वो कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। जब हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में कम है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी और जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो आपके टिश्यूज़ को कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और इससे दिक्कत क्या क्रिएट होगी, आपको जल्दी थकान आने वाली है, आपको वीकनेस आएगी, आपके बॉडी ऑर्गन्स थक जाएंगे जल्दी, आपको सांस लेने के लिए दिक्कत क्रिएट होगी, बॉडी में पेन बढ़ने लगेगा। ये सारे एनीमिया के सिम्टम्स हैं। फिर आता है पेप्टिक अल्सर डिसीज़। जब आप एनसेड्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन या फिर H. पायलोरी का इन्फेक्शन हो जाता है, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस होता है, तो इससे क्या होता है, आपके स्टमक और म्यूकोसा लाइनिंग में इंजरीज क्रिएट होती है और उन इंजरीज के कारण अल्सर, उन इंजरीज को ही हम जनरली अल्सर बोलते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज़। फिर आता है स्ट्रोक। इसमें इस्चेमिक स्ट्रोक को हम कंसिडर करेंगे, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे किसी ऑर्गन को एकदम से ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, स्पेशली हमारा ब्रेन। इससे ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, अल्टीमेटली ब्रेन सेल्स की डेथ होगी और सडनली वीकनेस आने लगती है, आपको बोलने में दिक्कत होती है, आप पैरालाइज हो जाते हैं। ये सारे स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। फिर आता है रोमाटॉइड आर्थराइटिस, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं। एक ऐसी दिक्कत जिसमें आपके बॉडी के एंटीबॉडीज़ आपके ही जॉइंट्स के ऊपर, आपके टिश्यूज़ के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे आपके हाथ पाँव ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन इन्फ्लामेशन होता है, आपके जॉइंट स्वेल हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी आती है,
मोबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। आपके बॉडी में 5 एंटीबॉडीज हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, IgT। इन्हें आप गेम डी करके भी याद कर सकते हैं। ये वो एंटीबॉडीज हैं जो आपके बॉडी के ऊपर रूमेटॉइड अर्थराइटिस कंडीशन में अटैक कर देते हैं और इससे हमारे जॉइंट्स डिस्ट्रॉय होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रूमेटॉइड अर्थराइटिस। फिर आता है लिवर सिरोसिस। एक बड़ी प्रॉब्लम है लिवर सिरोसिस में। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे आपके लिवर का जो फंक्शन है, हेपेटोसाइट जो है, वो डैमेज होने लगता है। आपको हेपेटाइटिस हो जाता है, आपके लिवर के अंदर फाइब्रोसिस क्रिएट होता है, स्कार फॉर्म होते हैं, इंजरीज क्रिएट होती है, जिससे लिवर का फंक्शन जो है वो कुछ हद में इम्पेयर्ड हो जाता है। और जब लिवर का फंक्शन डिक्रीज होगा तो इससे डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी और इससे दिक्कत ये होती है आपके बॉडी में टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है। आपका पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ने लगता है। आपका पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो जो लिवर और आपके किडनी से जो कनेक्टेड है, आपके इंटेस्टाइन से जो कनेक्टेड है, वो अफेक्ट होता है। आपको जॉन्डिस हो जाता है जिसे पीलिया बोलते हैं, क्लॉटिंग इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ये सारे लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स हैं। फिर आता है ग्रेव्स डिसीज। जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे जो दिक्कत क्रिएट होती है दैट इज़ हाइपरथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है, आपको वेट लॉस होता है, हीट इंटॉलरेंस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपका हार्ट बीट जो है वो बढ़ने लगता है विच इज़ कॉल्ड एज पाल्पिटेशंस, आपको एंजाइटी होती है, आपको अचानक से दिमाग में कुछ भी थॉट्स आने लगते हैं, समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो इसे बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो हाइपरथायराइडिज्म में आती है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसके पीछे क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से वो हमारे बॉडी में साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मेसी इंडिया से जुड़े रहिए। फार्मेसी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए सेमेस्टर वाइज नोट्स लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको डिटेल्ड जो भी आपका बीफार्म का सिलेबस है उसे डिटेल्ड वे में पढ़ाने वाले हैं इसी फॉर्मेट में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप आज हमने जो कवर किया है, जैसे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो पैथोफिजियोलॉजी में आती है, उन्हें हमने डिस्कस किया। टोटल 10 प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में और भी डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हमने देखा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ केयर सेक्टर में। फिर हमने देखा कि उसके बेसिक डेफिनेशंस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये सब्जेक्ट स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर की है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।